तो अभी हम नोट्स डी की बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप हेडिंग लगाइए नोट्स डी की। तो नोट्स डी में हम अब क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन। आपको पता है ना, एक प्रॉपर रिएक्शन होता है, उसके अंदर की बात जानेंगे। रिएक्शन तो आपको पता ही है, पर उसके अंदर की बात क्या है वो आपको इस टॉपिक में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम केमिकल काइनेटिक्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कोलिजन थियरी ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए मेरी बात। कोलिजन थियरी जो वर्ड है, इस वर्ड से आपको क्या पता चलता है, मतलब यहाँ पे किसी का कोलिजन हो रहा है, ठीक है ना। और ये क्या चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स। यहाँ पे हम किस चीज की बात करते आ रहे हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे आपको किस चीज की कोलिजन देखने को मिलेगी, रिएक्टेंट की कोलिजन देखने को मिलेगी। अक्सर आपने सिर्फ क्या क्या चीजें देखी, ऑब्जर्व की होगी, एक होता है ए और बी, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाता है, सी और डी। अब तक आपको इतना पता चल गया। अच्छा, अब कोलिजन हो रहा है तो मतलब आपको बताना है कि जो कोलिजन जो हो रहा है ना, वो किस में हो रहा है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में हो रहा है। समझ लो ना आप मेरी बात, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में कोलिजन हो रहा है, इसीलिए प्रोडक्ट बन रहा है। अंदर की बात समझिए, ये एक पर्टिकुलर स्पीसीज है, ये एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट है, और इस रिएक्टेंट ने दूसरे रिएक्टेंट के साथ क्या किया, कोलिजन किया। ये जब आपस में जब टकराएंगे तब एक तीसरा प्रोडक्ट बनेगा, और वो क्या हो जाएगा, सी और डी। समझ रहे हो आप मेरी बात। अच्छा, अगर अभी भी आपको ये बात समझ में नहीं आई तो आप ऐसे लिखे, रिएक्टेंट 1 और रिएक्टेंट 2, ये दोनों क्या किया, इन्होंने टकराया आपस में और उन्होंने एक न्यू प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया। ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, तो फॉर अ रिएक्शन टू अकर, देखो आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे सो दैट आपको ये चीज मैंने जो बात कही है उसको इंग्लिश में याद करने में दिक्कत होगी नहीं होगी, ठीक है ना। फॉर अ रिएक्शन टू अकर देयर मस्ट बी अ कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को की बात हम कर रहे थे ना, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक कोलिजन होना चाहिए। जब तक ये दोनों आपस में नहीं टकराएंगे तब तक एक नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है ना। एक नया प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमको इसको टकराना पड़ता है, ठीक है ना। अगर कोई मूवमेंट नहीं होगा तो एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है ना। और इसी टकराव को हम क्या बोलते हैं, जब ये टकराव सक्सेसफुल हो जाता है तभी एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कभी कभार इन्वॉल्व रहते हैं, और ऐसे केस में प्रोडक्ट बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसका एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, कि जो कोलिजन होना चाहिए ना, वो इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। मतलब दोनों के बीच में जो टकराव होनी चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा तेज होनी चाहिए। देखो आप मुझे बताओ कि ये एक छोटा सा मास है और ये एक बड़ा सा मास है, इन दोनों के बीच में अगर हम कोलिजन करवाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा तेज होगा, ठीक है ना। और इससे तेज होने के बाद जो प्रोडक्ट निकलेगा वो सी और डी कहलाएगा। ये बात आप समझ रहे हो। पर अगर मैं बात करूं कि अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बहुत सारा हो जाए, मतलब ये 5 उंगलियां, ये 5 उंगलियां आपस में आके भिड़ेंगे, तो किसी किसी में ज्यादा टकराव होगी, किसी किसी में नहीं होगी, है ना। तो जहां पे ज्यादा टकराव होगी उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कोलिजन, और जिसमें नहीं होगी उसका कोई प्रोडक्ट बनेगा नहीं। तो ठीक है ना। तो आप ये चीज लिख सकते हैं, बट फॉर अ reactant species to take place in effective collision, there must be less number of molecules, ठीक है ना। किसी भी रिएक्टेंट स्पीसीज को अगर इफेक्टिव कोलिजन करना होगा तो आपको लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। ये चीज आप अच्छे से नोट कीजिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक कंडीशन है एक प्रॉपर प्रोडक्ट बनने का, ठीक है ना। तीसरी बात, ये चीज आपको जेईई मेंस के क्वेश्चन में बहुत बार आया है, ठीक है ना।
जस्ट डायरेक्ट डेफिनेशन है, एज इट इज एक डेफिनेशन लिख के आया और बोला गया कि किसका डेफिनेशन है, ठीक है ना। वो मैं इस पॉइंट में अभी लिखवाऊंगी आपको कि ठीक है ना। नंबर ऑफ कोलिजन, अब जो कोलिजन होंगे, ठीक है ना, जितने भी कोलिजन होंगे, कितने समय पे कोलिजन होता है, पर यूनिट टाइम, in a given volume is called as collision frequency. तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी का जो डेफिनेशन है ये आपको आपके जेईई मेंस के क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप हमेशा याद रखना, नीट वाले स्टूडेंट्स को भी मैं बता दूं स्पेशली कि जो कोलिजन है अगर पर्टिकुलर टाइम में हो रहा है तो कितने कोलिजन हो रहे हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी कितना है पर यूनिट टाइम, तो आप समझते ही है किसी भी चीज़ को अगर आप टाइम के साथ रिलेट कर दो, डिवाइड कर दो टाइम के साथ, उसमें फ्रीक्वेंसी निकल के आता है। आपको भी पता है, आपने फिजिक्स में ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, है ना। तो उसी चीज़ की बात की गई है, बस कोलिजन के आगे फ्रीक्वेंसी लगाने के लिए इन्होंने क्या किया, जितने भी कोलिजन है उसको टाइम के साथ डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। और आगे क्या बताया, इन अ गिवन वॉल्यूम, मतलब कितने वॉल्यूम में, मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितनी कोलिजन हो रही है उसको क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो आप इतना सा नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे की बात बताऊंगी। तो अब हम बात करने जा रहे हैं इफेक्टिव कोलिजन। अभी जो कोलिजन हुई उसमें जो कोलिजन इफेक्टिव हो सकती है उनकी क्या क्या कंडीशन है, एक पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी होनी चाहिए ना उस पर्टिकुलर रिएक्टिंग स्पीसीज में, ठीक है ना। तो कंडीशंस आप ऐसे नोट कीजिए, कंडीशंस फॉर इफेक्टिव कोलिजन। तो पहली कंडीशन ये है कि जो रिएक्टिंग स्पीसीज है उनमें जितनी कम एनर्जी हो सकती है उतनी कम एनर्जी होनी चाहिए। मतलब आपको पता है कि ज़्यादा स्टेबिलिटी मतलब लेस एनर्जी, तो मतलब जितनी कम एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, है ना। तो रिएक्टिंग स्पीसीज क्या होनी चाहिए, उनमें एनर्जी कम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो पहला कंडीशन आप लिखें, रिएक्टिंग स्पीसीज मस्ट पोजेस लेस एनर्जी, ठीक है ना, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, सेकंड कंडीशन, दो ही कंडीशन है, ज्यादा नहीं है। अब देखो टकराव होगी, पर आप मुझे बताइए टकराव, मान लो ये दोनों उंगलियां है मेरी, ठीक है ना, अगर टकराव ऐसे होती है तो आप मुझे बताओ टकराव बहुत इफेक्टिव होगी, नहीं होगी, ठीक है ना। अगर टकराव ऐसी हुई, आप मुझे बताओ, अब बताओ टकराव कितनी ज्यादा हो रही है, मतलब इफेक्टिव कोलिजन का होने के लिए एक प्रॉपर क्या होना चाहिए, ओरिएंटेशन होना चाहिए। ये एक ओरिएंटेशन है, ये एक ओरिएंटेशन है, इसमें जुड़ना एक प्रॉपर ओरिएंटेशन कहलाता है, ठीक है ना। तो आप मेरी बात समझ रहे हो ना। तो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन का होना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर मस्ट बी proper orientation of collision। तो आप इस चीज को अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने जो एनर्जी के बारे में पढ़ा था, देखो एनर्जी के बारे में पढ़ना एक अलग चीज़ है और उसको समझना भी बहुत अलग चीज़ है। तो आपको अब मैं एनर्जी को डीपली प्रैक्टिकली एक ग्राफ के फॉर्म में समझाऊंगी आपको, ठीक है ना। तो आप हमेशा यहाँ पे ध्यान टिकाए रखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको पता भी होता है पर आप तभी भी सॉल्व नहीं कर पाते। तो एनर्जी का हम किसके साथ देखेंगे, रिएक्शन के साथ देखेंगे। एनर्जी का जो रिलेशन है रिएक्शन के साथ क्या होता है, ठीक है ना। देखो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन में दो हिस्सा कर देंगे, क्या करेंगे, दो हिस्से में इसको बांट देंगे। तो अगर आप इसको दो हिस्से में बांटोगे तो आपको पता है एक रिएक्शन में दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक होती है रिएक्टेंट की और एक होती है प्रोडक्ट की।
इतनी सी बात आपको पता है। चलो अब देखो, एनर्जी की बात अगर की जा रही है तो मतलब मान लो कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, कोई भी एक एनर्जी रिएक्टेंट की मान लो इस पोजीशन में है, ठीक है, मान लो, और प्रोडक्ट मान लो इस पोजीशन में, क्या है ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो इन दोनों के बीच में जो बैरियर आपको दिख रहा है वो क्या है फिर? इन दोनों के बीच में जो बैरियर दिख रहा है वो क्या है? वो एक्टिवेशन एनर्जी है। क्या है? इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। देखो एक्टिवेशन एनर्जी का काम क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है जो कि एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को चाहिए होता है, मतलब उसको एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए होता है। इंसान को दौड़ने के लिए, कूदने के लिए, चलने के लिए, फिरने के लिए, खाना पानी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो एक रिएक्टेंट को इस एनर्जी की एटलीस्ट ज़रूरत पड़ती है एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। समझ रहे हो ना? तो ये हो जाएगी मिनिमम अमाउंट ऑफ, चलो आपको यहीं पे लिख के देती हूँ मैं एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन। मिनिमम अमाउंट of energy required by reacting species to convert into प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो क्या हो जाती है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब चलो आगे सैर इसकी शुरू करते हैं। तो मान लो कि ये हो गई रिएक्टिंग स्पीसीज की जर्नी, तो मतलब उसको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसने इसका इस्तेमाल किया। ये हो गया रास्ता, मतलब जब तक वो इस रास्ते तक नहीं पहुँचेगा तब तक वो प्रोडक्ट तक नहीं पहुँच पाएगा, है ना? ये तो पता चल गया आपको इसकी जर्नी का। अच्छा, अब मैं इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चीज़ को अगर मैं हटा दूँ तो और अच्छे से क्लियरिटी से आपको एक और चीज़ मैं बता पाऊँगी। तो अब देखो, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इन दोनों के बीच में आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा। इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं? चेंज इन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? चेंज इन एंथैल्पी। और इस चेंज इन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? ये चीज़, इस चेंज इन एंथैल्पी का क्या बोलते हैं? फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है ना? ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। ये दोनों के लिए अप्लीकेबल है, एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए भी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए। देखो, एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक प्रोसेस हम एंथैल्पी के थ्रू ही डिटरमाइन कर सकते हैं। एंथैल्पी के थ्रू ही हम बता सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन जो आप इस ग्राफ को पढ़ रहे हो वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है ना? वो चीज़ मैं आपको बाद में बताती हूँ, क्यों, क्या बताना चाहती हूँ मैं। आप पहले ये समझे कि इस पर्टिकुलर जो लाइन की मैं बात कर रही थी, ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एच एंथैल्पी। और इस लाइन का मतलब क्या है फिर? इस लाइन का मतलब क्या है फिर? इस लाइन का मतलब है थ्रेशहोल्ड एनर्जी। देखो, आप मुझे एक बात बताओ, ये रिएक्टेंट ऐसे भी जाके कंप्लीट कर सकता था अपना काम। क्या बोल रही हूँ मैं? यहाँ से जाके यहाँ पे भी जाके कंप्लीट कर सकता था, मतलब ऐसे भी इस रिएक्टेंट को कंप्लीट कर सकता था। पर इसने क्या किया? इसको इतनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ी जिससे वो एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंच पाया और तब जाके उसने एक प्रोडक्ट बनाई। तो समझ रहे हो? तो एक्टिवेशन एनर्जी को पाने के लिए उसको किस एनर्जी की ज़रूरत पड़ी? थ्रेशहोल्ड एनर्जी की ज़रूरत पड़ी। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगी, मैं आपको बाद में लिखवा दूंगी यहाँ पे थ्रेशहोल्ड एनर्जी का मतलब। तो आप पहले ये देख लो कि थ्रेशहोल्ड एनर्जी किसको बोलते हैं। ठीक है ना? इसको एक्टिवेशन एनर्जी मैंने लिख के दिया है आपको। हाँ, तो देखो ये हो जाएगा हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, अच्छा, अब मुझे बताओ, इस पूरे ग्राफ को देख के मुझे बताओ, प्रोडक्ट कहाँ पे है? प्रोडक्ट बड़ा है एनर्जी का या रिएक्टेंट बड़ा है? अगर आप एनर्जी का जो वाई एक्सिस में अगर आप इस ग्राफ को देखोगे, है ना, एनर्जी वाई एक्सिस में है ना, तो प्रोडक्ट यहाँ पे है, दिख रहा है, और रिएक्टेंट कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो आप मुझे बताओ, बड़ा क्या है? प्रोडक्ट बड़ा है, रिएक्टेंट क्या है? छोटा है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो इजीली कि जो प्रोडक्ट है वो क्या है? रिएक्टेंट से बड़ा है। हाँ, अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट से बड़ा हुआ तो डेल्टा एच भी पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आप अग्री करते हो? डेल्टा एच भी अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो आपको क्या पता चलेगा? देखो, डेल्टा एच के थ्रू आपको मैंने क्या बताया था? एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का पता हो सकता है।
तो अगर डेल्टा H पॉजिटिव हुआ तो वो क्या हो जाता है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। और अगर नेगेटिव हुआ तो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। चलो अब आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा इस ग्राफ के थ्रू, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से लिखें, फिर मैं, चलो तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा, एंडोथर्मिक का, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से लिखिए, फिर मैं एक्सोथर्मिक का ग्राफ बना के दिखाती हूँ आपको, और उसके साथ साथ मैं आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी आपको उसमें डेफिनेशन के थ्रू बता दूंगी। तो चलो अब बात कर लेते हैं एंडोथर्मिक ग्राफ की। अब आप एक काम कीजिए, खुद ट्राई करके देखिए और फिर आप यहाँ पे देखिए कि आपका मैच कर रहा है कि नहीं एंडोथर्मिक, सॉरी एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक को आपको क्या करना है, मैच करना है। अब एक्सोथर्मिक मैच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप मुझे बताओ। एक्सोथर्मिक नाम से पता चल रहा है डेल्टा H क्या होना चाहिए, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक किसकी आइडेंटिटी है, एंथैल्पी की आइडेंटिटी है, ठीक है ना। तो डेल्टा H क्या होना चाहिए, एक्सो में नेगेटिव होनी चाहिए, ये बात आप मानते हो। और डेल्टा H की मैंने अभी आपको क्या बताई, E ऑफ प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन E ऑफ रिएक्ट, सॉरी E ऑफ प्रोडक्ट माइनस E ऑफ रिएक्टेंट, ये दोनों बात बताई आपको मैंने। तो अगर आपको डेल्टा H को नेगेटिव करना तो आपको क्या नेगेटिव करना पड़ेगा, आपको ये जो बड़ा वाला वैल्यू आपको दिख रहा है, जो आगे जो वैल्यू है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको कम करना पड़ेगा, और इसके वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, इसको बढ़ाना है, इसको घटाना है। तो मतलब आपको रिएक्टेंट बढ़ाना है प्रोडक्ट से। फाइनली मैं यही बोलना चाहती हूँ। तो आप अगर यहाँ पे लेबल करोगे, ये हो जाएगा आपका एक्टिवेशन एनर्जी। प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए आपकी, कम होनी चाहिए। प्रोडक्ट वाले साइड में प्रोडक्ट मैंने कम कर दिया, रिएक्टेंट वाले साइड में रिएक्टेंट ज़्यादा होने चाहिए। मतलब कि आपका ग्राफ इस तरह से आएगा कुछ, समझ लो ना आप मेरी बात। तो अगर आपका ग्राफ इस तरह से आया तो ये हो जाएगा रिएक्टेंट, ये हो जाएगा प्रोडक्ट, ये हो जाएगा इसका थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, सॉरी ये दोनों, ये यहाँ तक थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं, यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इसका थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये वाला जो पार्ट है ये क्या आ जाएगा, एंथैल्पी, जो हम डेल्टा H की बात कर रहे थे ना, वो एंथैल्पी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बहुत छोटा सा रिएक्शन और एनर्जी के बीच का ग्राफ एक्सोथर्मिक के लिए। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। वैसे तो ये मुझे करना नहीं चाहिए था, आपको खुद ट्राई करके देखना चाहिए था, फिर भी आप एक टैली मार लीजिए और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों मैं आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताना भूल गई थी, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हो जाएगा हमारा, देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है, एक रिएक्शन को आगे, मतलब एक रिएक्शन को बढ़ावा देने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो आपको ये लिखना है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, रिएक्टिंग स्पीसीज, जो भी आपको लिखना है, फॉर अ रिएक्शन टू अकर, मतलब एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, अकर करने के लिए, मतलब उसको प्रोड्यूस करने के लिए आपको जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। ये चीज़ आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी पढ़े होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तभी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते, ठीक है। यहाँ पे भी वो थ्रेशोल्ड एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी का तो मैंने आपको बता ही दिया। चलो एक्टिवेशन एनर्जी को छोड़ो, आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को लिखो, फिर मैं आपको आगे बढ़ाती हूँ। तो दोस्तों एक डाउट आपको अब आया होगा कि थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी में डिफरेंस क्या है। फिर दोनों में रिएक्शन को अकर करने में और रिएक्शन को प्रोडक्ट में चेंज करने में कुछ ना कुछ बात कही गई है। तो देखो आप ध्यान से मेरे डेफिनेशन को देखना और समझना। देखो पहले वाले में मैंने आपको क्या बताया, एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, दोनों में मैंने आपको बताया एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, किस चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है वो इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने आपको बताया था कि एनर्जी रिएक्टेंट को ज़रूरत पड़ती है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, और अभी मैंने आपको बताया रिएक्टेंट को ज़रूरत पड़ती है रिएक्शन को करने के लिए, मतलब रिएक्शन को पूरा का पूरा
प्रोडक्ट में चेंज करके एक पर्टिकुलर जो आपको दिखेगा, आफ्टर ऑल जो रिजल्ट दिखेगा, उसको क्या बोलते हैं हम? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। और थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब पूरे रिएक्शन को ही करने के लिए आपको जिस तरह की एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो क्या हो जाती है? हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। ठीक है ना? आप इस चीज़ को अच्छे से लिखें और फिर मैं आपको कैटलिस्ट का एक्शन बताती हूँ थ्रू ग्राफ। ठीक है ना? अभी बताती हूँ मैं आपको। देखिए, पहले आपको कैटलिस्ट का डेफिनेशन आपको बाद में बता दूंगी, पहले आप समझिए कि कैटलिस्ट का काम क्या होता है। इस ग्राफ के थ्रू समझिए। देखो, कैटलिस्ट का काम तो आपको हर किसी ने बता दिया होगा कि ना, हाँ, इट डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन टू रिएक्शन। मतलब इट डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, सॉरी, इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग इट इन टू रिएक्शन। ये तो आपको बताया होगा, है ना। अच्छा, अब इसको ग्राफिकली भी समझते हैं। ग्राफिकली आपने देखा होगा रिएक्टेंट क्या हो जाता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। आप ऐसे मत लीजिए, ऐसे लीजिए, कोई भी एक ले लो आप, एंडोथर्मिक ले लो, एक्सोथर्मिक ले लो, किसी एक को भी ले लो। पर ये आपने क्या देखा था? ये क्या था? हमारा एक्टिवेशन एनर्जी था। ये चीज आपको पता है? एक्टिवेशन एनर्जी, इसका काम क्या होता है? कैटलिस्ट का काम जो होता है इस चैप्टर में, वो आप अच्छे से डेफिनेशन के फॉर्म में लिखे। इट डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी। क्या करता है? डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी। अगर आप इसको और भी अच्छे से लिखना चाहते हो तो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है? डिक्रीज करता है। ठीक है ना? एक्टिवेशन को डिक्रीज करता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है और क्या करता है? फिर ये रेट को क्या करता है? इंक्रीज करता है। डिक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, इंक्रीज करता है रेट को। ठीक है ना? और क्या करता है? ये पार्टिसिपेट नहीं करता। किसमें? विदाउट पार्टिसिपेटिंग इनटू रिएक्शन। समझे मेरे बात को? बिना रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए वो ये सारे काम कर देता है। तो इस ग्राफ में समझते हैं, ये हो जाएगा आम जिंदगी। ठीक है ना? और कैटलिस्ट ऐड करने के बाद ये हो जाएगा कैटलिस्ट जिंदगी। ठीक है ना? मेंटल जिंदगी नहीं। तो कैटलिस्ट में आपको क्या दिख रहा है? आपको मैंने थ्रेशोल्ड एनर्जी बताया था ना। थ्रेशोल्ड एनर्जी में मैंने आपको बताया कि इतनी एनर्जी दो तभी थ्रेशोल्ड पार कर सकते हो आप। यहाँ पे वही चीज़ आ जाता है। यहाँ पे क्या हुआ? आपको कम एनर्जी लग रही है, कम थ्रेशोल्ड एनर्जी लग रही है, कम एक्टिवेशन एनर्जी लग रही है एक रिएक्शन को होने के लिए। पर आपको यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी को मेंशन नहीं करना, क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी का इससे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है ना? इससे इसका सिर्फ एक ही रिलेशन है, वो है एक्टिवेशन एनर्जी के साथ। तो कैटलिस्ट का काम क्या है? इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप यहाँ पे कैटलिस्ट करके लिख सकते हो। ये है कैटलिस्ट जिंदगी और ये क्या है? नॉर्मल जिंदगी, आम जिंदगी। अच्छा, कैटलिस्ट के साथ आपने एक और टर्म पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा। अगर आप एक बायोलॉजी स्टूडेंट हो तो आपने शायद पढ़ा होगा। कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को तेज करता है। ऐसे भी तो कुछ ऐसे स्पीसीज, रिएक्टिंग स्पीसीज हो सकती है ना, जो रिएक्शन को स्लो कर दे। आपने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा है? अगर आपने नहीं सोचा तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट ने देख लिया वो चीज़। ठीक है ना? आपको मैं बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि अगर जो चीज़ रेट को बढ़ा रही है वो अगर कैटलिस्ट है, तो जो चीज़ रेट को डिक्रीज कर रहा है वो चीज़, उसको क्या बोलते हैं? इनहिबिटर। तो इनहिबिटर का काम क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करना, रिएक्शन को ना होने देना। और इसका सिंपल सा एक एग्जांपल है, जब आप कोई दवाई खाते हो तो क्या होता है? आपके बॉडी में कुछ गलत चीज़ें हो रही होती है, गलत रिएक्शन हो रही होती है, और जब आप दवाई को खाते हो तो क्या होता है? आपका उस रिएक्शन को बंद करने का काम क्या करता है? वो दवाई करता है। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल है और दवाई ही ऐसे प्रिंसिपल में काम करते हैं। ठीक है ना? ड्रग्स में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। जब आप केमिस्ट्री में ड्रग्स पढ़ने जाओगे तो भी आपको एक इनहिबिटर्स टाइप के कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है ना? तो इनहिबिटर का काम क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देना। ये काम कौन करता है? इनहिबिटर। तो ये क्या करता है? डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन और इंक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी। अगर आप इसको बड़ा करके भी लिखना चाहते हो, एक्टिवेशन एनर्जी करके, मैंने तो सिंबल में लिखा है, आप इसको वैसे भी कर सकते हो। ठीक है ना? आप इसको अच्छे से नोट कीजिए।
फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। अब देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं इफेक्टिव कोलिजन के बारे में डीपली, ठीक है ना। डीपली मतलब कि अब हम क्या करेंगे, और भी ज़्यादा गहराई में समझेंगे कि जो कोलिजन हो रहा है ना वो इफेक्टिव किस तरह से हो रहा है। आपको मैंने 2 कंडीशन बताया था ना, उसमें मैंने पहली चीज़ क्या बताई थी, उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम। उसके बारे में हमने इतना कुछ पढ़ लिया ग्राफ वगैरह बना बना के। अब हमने सेकेंड पॉइंट क्या बात की, उसकी ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन आपको बताया था ना, इसी चीज़ को हम और अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं, बस इतनी सी बात है ना। तो समझिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ओरिएंटेशन की कंडीशन। मतलब हमने अब तक क्या किया, हमने कोलिजन थियोरी में जो 2 मैंने इफेक्टिव कोलिजन के 2 चीज़ें बताई ना, 2 सेंटेंस, उसी को एग्जैगरेट करके पढ़ा, ठीक है ना। इससे ज़्यादा चीज़ हमने कुछ नहीं की। तो ओरिएंटेशन की कंडीशन समझते हैं अब। देखिए, ओरिएंटेशन की कंडीशन में आपको ये पता होना चाहिए, फॉर इफेक्टिव कोलिजन, आपको पहले भी बता दिया मैंने, फिर भी बता दूं, फॉर इफेक्टिव कोलिजन देयर मस्ट बी प्रॉपर ओरिएंटेशन। और इसमें मैंने एक और बात आपको बताई थी, क्या बताई थी मैंने, प्रॉपर ओरिएंटेशन यहाँ पे लिख देती हूँ। एक कंडीशन बताई थी मैंने आपको, वो कंडीशन क्या बताई थी मैंने आपको, मॉलिक्यूल्स जितना कम हो सकते उतना अच्छा इफेक्टिव कोलिजन आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ मैंने आपको बताया था। तो आप इसको समझते हैं। पहले तो एक रिएक्शन के थ्रू देखते हैं कि ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, मैं बताना क्या चाहती हूँ एक रिएक्शन में ओरिएंटेशन का चीज़, है ना। देखते हैं, पहले हम क्या लेते हैं, हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं। क्या लेंगे हम, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे। CH3OH को हम क्या करेंगे, Br ऐड करेंगे, Br-। तो ये देख के आपको क्या लग रहा है, ये फर्स्ट चैप्टर का है ना 12th क्लास के हेलो एल्केन हेलो अरीन में मैंने क्या लिया, एक CH3OH लिया और उसमें मैंने Br लगाया, मतलब ये एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, समझ रहे हो ना। तो इसमें मैं SN2 रिएक्शन अगर मैं करूँ तो आपको देखो क्या देखने को मिलेगा। अगर आप इसको बड़ा करोगे ना, एग्जैगरेट करोगे ना, तो देखो आपको ऐसे देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H और यहाँ पे OH। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है ना। तो Br का काम क्या होता है पता है, Br का काम होता है पीछे से अटैक करना। ये चीज़ आपने पहले भी पढ़ रखा है। जब Br पीछे से अटैक मारता है ना SN2 इन्वर्जन में, ये SN2 इन्वर्जन कहलाता है। इन्वर्जन मतलब पीछे से वार करना। Br2 जब पीछे से वार करता है ना, यहाँ से कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग है ना वो टूट जाती है, क्योंकि Br जो है वो ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल है OH से। इससे क्या होता है, वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर जाता है कार्बन के साथ और इन दोनों की बॉन्डिंग टूट जाती है और ये ले लेते हैं डिवोर्स। और इससे क्या हो जाता है, OH- निकल जाता है और उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, CH3Br, ठीक है ना। इससे क्या हो जाता है, CH3Br बन जाता है। ये मैंने आपको ओरिएंटेशन के थ्रू समझाया, ठीक है ना। अब मैं इस चीज़ को रब करके बताती हूँ आपको कि मॉलिक्यूल्स के टर्म में किस तरह से ओरिएंटेशन काम करती है, इफेक्टिव कोलिजन काम करती है ना। ये रिएक्शन के थ्रू हो गया, रिएक्शन के थ्रू हो गया ये, तो आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों आपको एक बात बताऊं, पैसे कमाना इजी होता है उन लोगों के लिए जिनको नौकरी मिल जाती है, पर नौकरी मिलना भी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। क्यों, क्योंकि 1 लाख लोग में से निकलते कितने हैं, चुनिंदे कुछ हज़ार लोग, और 1000 से भी शायद 100 लोग ही एक इंटरव्यू में पास कर पाते हैं निकलने के बाद। तो इससे आपको समझ में आ रहा है ना कि कितना बड़ा प्रोसीजर होता है एक छोटे से इंटरव्यू को क्रैक करके एक जॉब में लगना और फिर पैसे पाना। ठीक उसी प्रकार ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन भी वैसी झंझट की बात है। अब इतने सारे मॉलिक्यूल्स जब किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तब उनको ना बहुत सारी कठिनाइयों से निकलना पड़ता है, तब जाके जो चुनिंदे मॉलिक्यूल्स बच जाते हैं वही रिएक्शन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जितनी रेयर मॉलिक्यूल होगी उतनी ज़्यादा कोलिजन होगी, और जितनी ज़्यादा कोलिजन होगी उतनी ही आपको प्रोडक्ट दिखने को मिलेगी। जहाँ पे कंपटीशन कम है वहाँ पे लोग ज़्यादा भी हो कम भी होए वो पार कर जाएंगे, उनको पैसे मिल जाएंगे। पर जहाँ पे लोग ज़्यादा है, जैसे कि आपका नीट और जेई का एग्जामिनेशन, उसमें लोग ज़्यादा है
अब इसमें क्या होगी, यहाँ पे टकराव होगी, और टकराव के चलते जिसको ज़्यादा लगेगी, जिसमें ज़्यादा कोलिजन होगी, जो ज़्यादा दर्द सहेगा, वही आगे चल के एक प्रोडक्ट बना के देगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सपोज करेंगे कि हमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए। क्या लिए हमने, 100 मॉलिक्यूल्स लिए। अब इस 100 मॉलिक्यूल्स को क्या बनना है, प्रोडक्ट बनना है। मतलब प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हमारा डेस्टिनेशन हो जाएगा। डेस्टिनेशन मान लो या फिर गोल मान लो, ठीक है ना। एक मिनट, तो ये जो 100 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, ये आपस में जाके एक प्रोडक्ट बनना जाएंगे। तो जब ये इस प्रोसेस के दौरान गुजरेंगे ना, तो इनकी एक स्टोरी में क्या क्या दिक्कतें आएंगी, वो चीज़ की बात करेंगे। सबसे पहली जो दिक्कत आएगी वो यहाँ पे आएगी कि पहले 10% लोग सिलेक्ट होंगे। मतलब पहले उनको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उस एग्ज़ाम में उनको क्रैक करना है, तब 10% लोगों को उसमें से लिया जाएगा। जैसे कि प्रीलिम्स मीन्स ऐसे होते हैं ना, जब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हो तब, ठीक है ना। वैसे एक यूपीएससी टाइप का एक एग्ज़ाम होता है, उसमें हम कुछ लोग पास करते हैं, ठीक है ना। तो 10% अगर 100 मॉलिक्यूल्स में से कोई पास कर जाता है, तो आप मुझे बताओ 100 मॉलिक्यूल्स का 10% कितना होता है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या दिखेगा, 0.1 मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। देखो 10% करो आप, 10 डिवाइडेड बाय अगर आप 100 करोगे तो 0.1 दिखेगा आपको, ठीक है ना। तो 0.1 मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, पास कर जाएंगे आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप मान लो वही, ठीक है ना। तो इतने मॉलिक्यूल्स क्या कर चुके हैं, पास कर चुके हैं। अब हो जाएगा हमारा लास्ट स्टेप, जो कि है एसएसबी इंटरव्यू राउंड, जहाँ पे और बच्चे चुनिंदे जो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं वो भी निकल जाते हैं, ठीक है ना। अच्छे खासे पढ़े लिखे भी लोग निकल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, 5% लोगों को लिया जाता है। देखो ये क्या है, ये केमिस्ट्री के टर्म्स में है एनर्जी बैरियर। क्या है ये, एनर्जी बैरियर। ये इस एनर्जी बैरियर को अगर कोई पास कर जाता है, वो आगे पहुंचता है ओरिएंटेशन बैरियर में। मतलब ये लोग टकराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं टकराते। ये टकराते ऐसे है, ये टकराते ऐसे नहीं है, यही डिफरेंस है इसमें। तो ये क्या है, 5% क्या आते हैं ये लोग ओरिएंटेशन बैरियर में, ओरिएंटेशन बैरियर में। तो 5% ओरिएंटेशन बैरियर में अगर आप देखोगे तो मतलब अभी 0.1 से भी ना 5% ही लोग क्या कर पाते हैं, इस बैरियर को क्रॉस कर पाते हैं। देखो मैं आपको इस 100 मॉलिक्यूल को मैं आपको कैलकुलेट करके नहीं दिखा रही कि इतने बच्चे एग्जाम देते हैं और इतने बच्चे निकल जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं आपको एक जनरल परसेंटेज वाइज फॉर्मूला बता रही हूँ। आप अगर इसको 100 के साथ करना चाहो या 200 के साथ करना चाहो, ये मैं आपको 100 तो ऐसे बोल रही थी, मतलब आप इसको x मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हो। समझ रहे हो ना आप मेरी बात, मतलब कि नीट के एग्जाम में 1% लोग पास करते हैं। तो ये 1% जो है, ये क्या है, एक जनरल वैल्यू है। जनरल वैल्यू में आपको निकालना चाहती हूँ। बाकी इसमें आप 2.5 लाख लगाओ, 2.5 करोड़ लगाओ, आपको वो रिजल्ट उस एवरेज में डाल के ही दिखेगा। 10% ऑफ, 20% ऑफ, जितना कॉस्ट होगा उसका 10%, 20% आप खुद करो, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, ठीक है ना। अब 5% ओरिएंटेशन, मतलब अब इसमें से भी हम सिर्फ 5% को ही लेंगे, मतलब 0.05% लोग ही क्या होंगे, आगे चल के क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट बना के देंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके इसका एक फॉर्मूला बनाना चाहूँ, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, ओरिएंटेशन का क्या फॉर्मूला होगा, इसको पहले आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको उस ओरिएंटेशन के बारे में बताती हूँ। तो देखो यहीं पे लिख के देती हूँ मैं, इफेक्टिव कोलिजन का फॉर्मूला क्या होता है, Z इंटू एनर्जी बैरियर। अब देखिए इतनी पागल मैं हूँ नहीं कि मैं आपको इतना सा बता के चली जाऊँ और एक जनरलाइज्ड वे दे दूँ और आप किसी भी मॉलिक्यूल का खुद करने बैठ जाओ और आपको ना आए, ठीक है ना। मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगी। इस 100 मॉलिक्यूल के लिखने का पीछे का भी एक पर्पस था, वो मैं बताऊंगी आपको। अच्छा, एनर्जी बैरियर मल्टीप्लाई बाय कौन सा, ओरिएंटेशन बैरियर, ओरिएंटेशन बैरियर। आप इसको अच्छे से लिखें, मैं इसको एक क्लाउड में अच्छे से डाल देती हूँ और फिर आपको इसका 100 मॉलिक्यूल के साथ एक प्रॉपर आंसर निकल के देती हूँ। इफेक्टिव कोलिजन
मतलब अब 100 मॉलिक्यूल में अगर आपको इफेक्टिव कोलिजन चाहिए तो आपको क्या करना है, Z में आपको वही मॉलिक्यूल रखना है जितने आप करना चाहते हो। मतलब अगर नीट का एग्जाम 22 लाख लोग दे रहे हैं तो Z की वैल्यू 22 लाख होगी। अगर यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल है तो मतलब Z का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100। तो आपको क्या करना है, Z में वो वाली वैल्यू डालनी है जिसको आप एस्टिमेट करना चाहते हो। फिर आपको एनर्जी बैरियर जो कि आपने 0.1 निकाला वो डालोगे। जनरलाइज्ड फार्मूलाज जो मैंने आपको बताए थे अभी, 0.05 को क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। इससे आपको जो आंसर मिलेगा, जो भी आपको आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है ना, आप खुद आंसर निकाले और फिर आगे बढ़े। तो दोस्तों अब हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक की, नोट्स ए की। तो आप हेडिंग लगाइए, टॉपिक का नाम है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। देखना यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं आपको एक रेट ऑफ रिएक्शन बताऊंगी जो कि आपने पढ़ रखा है। इतना तो आपको पता ही है, रिएक्टेंट जो है वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये आपने सीधा सीधा देखा है, ये नियम है, रेट लॉ है, सब कुछ है। और आपको ये भी पता है कि रेट का इक्वेशन क्या है, K टाइम्स रिएक्टेंट टू द पावर, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन टू द पावर n। इतना आपको पता है रेट का फॉर्मूला, रेट लॉ के थ्रू। अच्छा, आपको क्या करना है, इसको टेम्परेचर के साथ रिलेट करना है। तो देखो आपको आर्हेनियस ने क्या किया था, आर्हेनियस ने ये दिया था इक्वेशन, ठीक है, वो हमने मान लिया। आपको भी पता है जब आप टेम्परेचर पढ़ते हो रेट ऑफ रिएक्शन से तो आपके दिमाग में सबसे पहले आर्हेनियस का ही कांस्टेंट आता है। पर ये बात याद रखना कि उसने जो आपको इक्वेशन दिया था ना, वो रेट के इक्वल नहीं था, वो रेट कांस्टेंट के इक्वल था। तो आपको रेट कांस्टेंट अगर आपको मिल गया, आप मान लो कि आपको रेट ऑफ कांस्टेंट मिल गया, तो आप क्या कर सकते हो उसको रेट ऑफ रिएक्शन में मतलब कन्वर्ट करने के लिए। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जो रेट कांस्टेंट आपको मिलेगा टेम्परेचर के साथ, आपको एक इक्वेशन बना के दूंगी मैं यहाँ पे, वो इक्वेशन जो है वो रेट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि आप दिख रहा है आपको कि जो रेट है वो अगर रेट कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब अगर रेट कांस्टेंट बढ़ेगा थ्रू इक्वेशन जो हम समझेंगे टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। मान लो कि अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो अगर मान लो रेट कांस्टेंट बढ़ा तो इससे रेट पे क्या असर पड़ेगा, ये आप आराम से निकाल सकते हो। ये चीज़ बहुत डीप है, इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या बोला, टेम्परेचर में अगर हम चेंजमेंट करेंगे तो K चेंज होगा और K रेट से डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से। तो इससे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड किस तरह का करता है थ्रू आर्हेनियस इक्वेशन। समझ लो ना आप मेरी बात, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, इसका पहले इक्वेशन बना लीजिए। देखो K, ये वाला K है रेट कांस्टेंट। अब देखो इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो ऐसा होता है, K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E टाइम्स EA बाई RT, ठीक है ना, ये होता है। पर दोस्तों इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, बच्चों को याद नहीं रहता। तो देखो ये क्या है, पहले ये समझ लो। ये मतलब एक्टिवेशन एनर्जी। देखो आप सबको क्या चाहिए लाइफ में, क्या चाहिए आपको लाइफ में, एनर्जी चाहिए। और कौन सी एनर्जी चाहिए, खुद को एक्टिव रखने की, है ना। हमेशा अगर एक्टिव रहोगे तभी तो सारा काम कर पाओगे। तो आप क्या करते हो, भगवान से आरती करते हो जिससे आपको एक्टिवेशन मिल जाए, जिससे आपको एनर्जी मिल जाए। तो EA बाई RT, RT मतलब आरती कर दी तुमने, ठीक है ना। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। तो आपको मैंने बस एक ट्रिक बताया याद कर रखने का, क्योंकि बहुत बच्चे भूल जाते हैं। अच्छा, अब इस कांस्टेंट को अगर हम हटाएंगे, ठीक है ना, अगर हम इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो उस कांस्टेंट की जगह एक वर्ड टर्म आ जाता है जो होता है A, और इसी A को हम क्या बोलते हैं, आर्हेनियस कांस्टेंट। इसका कोई वो नहीं होता, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। तो A का मतलब क्या है, आर्हेनियस कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। अगर आपको इसको लॉग के टर्म्स में लिखना हो, आपको क्वेश्चन में दो टाइप के पूछा जाएगा, एक तो लॉग के टर्म्स में भी पूछ सकते हैं या तो इसके टर्म्स में भी बोल सकते हैं। तो आपको कैसे लिखना है वो भी याद रखें, ठीक है ना। लॉग के विल बी इक्वल टू, इसको अगर हम लॉग में कन्वर्ट करें, क्यों मैं लॉग में कन्वर्ट कर रही हूँ, इसका पीछे का रीज़न ये है क्योंकि E टाइम्स जो EA बाई RT है, इसको हम बहुत बार क्या होता है, इसको हम इस E टाइम्स इसमें आपको कभी कभी टेम्परेचर निकालने के लिए बोल सकता है, कभी ये R की वैल्यू निकालने के लिए बोल सकता है। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं।
ठीक है ना, ये सब निकालने के लिए बोल सकता है। तो तब अगर आपको ई की वैल्यू ऐसे पावर में दिख जाए तो आप कैसे निकालोगे, आपको इस पावर को हटाना पड़ेगा ना, आपको इस पावर को हटाने के लिए आपको लॉन लॉग ये सब डालना पड़ेगा। तो वही मैंने लॉन की जगह लॉग ले लिए, ठीक है ना। अगर आप लॉन लो लॉग लो, इस ई टू द पावर, इस ये जो पावर है ये नीचे आ जाता है, मतलब ये पावर अभी पावर नहीं बचा रहता, ठीक है ना, ये यहाँ पे आ जाता है। तो इससे क्या हो जाएगा, लॉग ए माइनस ये वाला टर्म पूरा, क्योंकि ये ई के पावर में, और ये अभी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग के विल बी इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाई आर टी। तो ये हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा इक्वेशन, उसके साथ साथ उसका फॉर्मूला। अब देखो आप मान लो कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो आप मुझे बताओ कि लॉग के इंक्रीज करेगा, सॉरी मतलब रेट कांस्टेंट इंक्रीज करेगा कि नहीं। ध्यान से देखना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ मैं आपको। यहाँ पे है टेम्परेचर, मतलब कहाँ पे टेम्परेचर, डिनोमिनेटर में है क्या टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो लॉग को तो के को तो डिक्रीज करना चाहिए। आप मेरी बात ध्यान से सुनने, मैं जो बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रही हूँ, अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो के की वैल्यू घटेगी, क्योंकि टेम्परेचर तो डिनोमिनेटर है, मतलब इन्वर्स रिलेशन दिख रहा होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में। पर यहाँ पे आपको एक माइनस साइन भी तो दिख रहा है। तो इस माइनस साइन ने क्या कर दिया, जो मैंने अभी स्टेटमेंट कही कि जो ये इन्वर्स जो रिलेशन है इसको वो और उल्टा कर देता है, मतलब अभी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि अभी जो के अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो के को डिक्रीज होना चाहिए, पर जस्ट बिकॉज हेयर माइनस इज गिवन, यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। समझ लो ना, ठीक है। इतनी से अगर बात समझ जाते हो तो इससे आप ये चीज़ सिद्ध कर सकते हो कि ये जो के है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। समझ गए। तो इस तरह से आपका पूरा टेम्परेचर डिपेंडेंस खत्म होता है। आप इसको लिख लें। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में, ठीक है ना। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं। किससे, म्यू से। ये हमारा केमिकल काइनेटिक्स का सबसे लास्ट टॉपिक होने वाला है, तो इसको अच्छे से ध्यान से सुनिए, फिर हम इसको अलविदा कर देंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से। इसका पहले डेफिनेशन लिखे। इसका डेफिनेशन है इट इज द रेशियो ऑफ, क्या है ये, इट इज द रेशियो ऑफ, अभी हमने किसकी बात की थी, रेट कांस्टेंट की, वही है रेट कांस्टेंट रेट कांस्टेंट्स। मतलब क्या होगा, आपको रेशियो देखने को मिलेगा रेट कांस्टेंट की, अच्छा, ऑफ टू टेम्परेचर नहीं, टू डिफरेंट टेम्परेचर, मतलब अलग अलग टेम्परेचर के। यहाँ पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रहेगी, यहाँ पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रहेगी, विच डिफर बाय, अगर यहाँ पे डिफर बोला गया इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर तो सेम रहेगा, उन दोनों में कहीं ना कहीं आपको चेंज दिखेगा, ठीक है ना। वो कहाँ दिखेगा वो मैं बताऊंगी आपको। विच डिफर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो 10 यूनिट्स, क्योंकि सेल्सियस केल्विन जो भी है वो सेम ही रहेगा, ठीक है ना। अगर आपको ऐसा बताया गया कि के ये वाला टी जो है, हाँ पहले ये बता दूं फॉर्मूला, के टी प्लस 10 ऊपर आएगा और के टी नीचे आएगा। तो आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई टेम्परेचर जब दूसरे टेम्परेचर के 10 टाइम्स ज़्यादा, 10 टाइम्स नहीं 10 ज़्यादा होता है, मतलब कि जैसे मान लो कि टेम्परेचर जो है, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। ये टेम्परेचर जो है वो क्या है, ये पूरा जो कि टी प्लस 10 है, ये कितना है 30 डिग्री सेल्सियस है मान लो, है ना। तो अगर ये 30 डिग्री है, ये अगर 20 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो आप, मतलब टेम्परेचर 10 बढ़ चुका है इसमें से, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि इनका जो रेट, इनका जो म्यू होगा, मतलब इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा वो लगभग 2 या 3 होगा, मतलब वो उसका 2 गुना या 3 गुना होगा। समझ रहे हो ना, ये चीज़ आपको याद रखना है। रेट हमेशा 2 टाइम्स बढ़ जाता है जब टेम्परेचर +10 से इंक्रीज करता है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या हुआ, +10 से इंक्रीज किया, और म्यू जो है वो 2 और 3 होता है, पर हम यहाँ पे 2 ही लेते हैं, ठीक है ना।
इस चीज़ को आप नोट कीजिए। इस पे भी रिलेटेड बहुत सारे आपको क्वेश्चंस दिख जाएंगे जेईई मेंस में, पर ये दो चीज़ जो थी मैं आपको बार बार जेईई मेंस बोल रही हूँ, नीट के एग्जाम में भी आपको दिख जाएंगे। और यहाँ पे आपका चैप्टर तो ख़त्म होता है, आपको मेन चीज़ जो बताना चाहती हूँ इस वीडियो के एंड में ये बताना चाहती हूँ, मैं बार बार अगर जेईई मेंस का नाम ले रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ एक जेईई को ही पढ़ाना चाहती हूँ। मेरा मोटिव दोनों को पढ़ाना है। मैं एक नीट स्टूडेंट को भी पढ़ाना चाहती हूँ और जेईई मेंस तक के लेवल तक पढ़ाना चाहती हूँ। दैट इज़ वाई मैं बार बार जेईई मेंस को ज़्यादा टारगेट कर रही हूँ, सो दैट अगर आप एक नीट स्टूडेंट हो तो आपके पास एक जेईई मेंस तक की नॉलेज अगर रहेगी तो आपके लिए नीट का पेपर कुछ नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो जेईई मेंस वाले तो आप ट्रस्ट कर ही सकते हो और नीट वाले तो ज़रूर ट्रस्ट कीजिए अगर आपको टॉपर बनना हो तो।